नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम सभी जो है टीजीटी सिविक्स का पेपर लगा रहे थे। ठीक है, टीजीटी सिविक्स का सन 2011 का पेपर लगा रहे हैं, जिसमें से 3 पार्ट आने हैं। तो पार्ट 1 आप देख चुके हैं। जो भी बंधु इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो यहाँ ऊपर आई बटन में जाकर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज पार्ट 2 जो है आपके सामने आएगा, इसके बाद पार्ट 3 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए शुरुआत करेंगे इसकी, और आप सभी लोग फटाफट जो है आ जाइए ऑनलाइन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और देखते हैं पहला प्रश्न आज का। देखिएगा, 23 तक क्वेश्चन हो गए थे। 24वां प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की व्यवस्था की। आप सही जानते हैं हिटलर एक सर्वसत्तावादी विचारक हैं। ठीक है ना, एक सर्वसत्तावादी। ठीक है, तो लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, तानाशाही या कुलीन तंत्र या राजतंत्र। आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। तो जर्मनी में हिटलर जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, सर्वसत्तावादी जो है ये रहते, तानाशाह रहते हैं। ठीक है, तानाशाही व्यवस्था की ये स्थापना करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक, आप सभी जो है बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा, और ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जब सर्वसत्तावादी या तानाशाही से आता है क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाएगा। 25वां प्रश्न रहेगा आपके सामने कि राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है। उदारवाद, व्यक्तिवाद, फासीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, राज्य और को साधन मान रहे हैं, बल्कि साध्य नहीं। यह कौन जो है, राज को मतलब कम जो है क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंस देते हैं, और यहाँ पर व्यक्ति को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कि व्यक्ति को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं और राज को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। व्यक्ति जो है साध्य हो जाता है और राज को क्या साधन मानते हैं, ऐसा कौन कहता है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो व्यक्तिवादी जो सिद्धांत होता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, वो ये कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। यानी कि व्यक्तिवाद क्या मानता है, अहस्तक्षेप की नीति में समर्थन करता है। हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति या सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, हस्तक्षेप। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप सबको पता है कि उदारवाद जो होता है, प्रारंभिक अवस्था में जो इसका प्रारंभिक चरण होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाद ही कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रारंभिक चरण जो होता है वो व्यक्तिवादी होता है। और उदारवाद ऐसी धारणा है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप की धारणा है। ठीक है ना, कैसी होती है, ये फ्लेक्सिबल है, ये समय के हिसाब से अपने आप में चेंजिंग लाती रहती है। ठीक है, चेंजिंग लाती रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा उदारवाद पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उदारवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं उल्टे सीधे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से बी हो जाएगा, जिसमें राज को साधन माना जाता है, साध्य नहीं। ठीक है, बल्कि व्यक्ति को यहाँ पर सर्वोपरि मानते हैं, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, व्यक्तिवाद। ठीक, अगला देखिएगा, 26वां प्रश्न है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारक धारा में है। मानव विवेक में आस्था, ठीक है, समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में या फासीवाद में। 26वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया उससे संबंधित प्रश्न है। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग।
चलिए बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर उदारवाद जो होता है, उदारवाद ये क्या, मानव के विवेक में आस्था रखता है और मानव जो है आपस में क्या है संधि करके क्या करता है, सरकार की या संप्रभु की, राज्य की या सरकार की रचना करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और उदारवाद के जनक अगर कहा जाए तो उदारवाद के जनक आप किसको कहते हैं, तो जॉन लॉक महोदय को, जॉन लॉक महोदय को जो है उदारवाद का जनक माना जाता है, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, ये क्या कहते, जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, ठीक है ना। क्या मानते हैं, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, ठीक है। और लॉक अपने प्राकृतिक अवस्था में, एक मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था बताते हैं, उस अवस्था के बारे में 3 अधिकार बताते हैं, 3 प्रकार के अधिकार बताते हैं, ये 3 प्रकार के अधिकार बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पूछा भी जाता है। तो कौन कौन से अधिकार हैं, अगर पहला समझेंगे तो जीवन का अधिकार एक होता है, जीवन का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है इनका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार इतना इम्पॉर्टेंट है इनका कि संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही ये दोनों अधिकारों को अंतर्निहित मानते हैं, ठीक है ना, ये दोनों को अंतर्निहित मानते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा, सभी को समझ में आया होगा ये प्रश्न। अगला देखा जाएगा 27वां प्रश्न है आपका, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था, ठीक है। 27वां प्रश्न है फांसीवाद का जन्म। अभी आपने नाजीवाद ऊपर देखा था, नाजीवाद, अब आपके सामने आया है फांसीवाद। ये 2 टर्म है, यहाँ से आपको हर वर्ष जो है एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा और ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, चाहे वो टीजीटी हो और चाहे वो पीजीटी हो, ठीक है। एलटी ग्रेड में तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। चलिए बताइए, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड या इटली, फटाफट आंसर आपके सभी के आने लगे होंगे, बिल्कुल सही है। तो फांसीवाद का जन्म जो है इटली में होती है, इटली में। ये भी एक तानाशाही व्यवस्था रहती है, कैसी, तानाशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था होती है। और इसके जनक कौन है, फांसीवाद के जनक को कौन, किसको माना जाता है, तो मुसोलिनी को, मुसोलिनी को, ठीक है ना, किसको, मुसोलिनी को माना जाता है, ठीक। और मुसोलिनी क्या मानते हैं कि राज्य ही सब कुछ है, ठीक है। मुसोलिनी क्या, जो भी फांसीवादी, नाजीवादी या जो भी सर्वसत्तावादी या तानाशाही व्यवस्था होती है, वो क्या मानता है कि राज्य ही सब कुछ होता है, राज्य के बाहर और राज्य के बिना कुछ भी नहीं, ठीक है। ये कथन है, वैसे याद रखिएगा, राज्य ही सब कुछ, नोट डाउन करिएगा, कुछ है, ठीक है, राज्य ही सब कुछ है, राज्य के बाहर और राज्य के बिना कुछ भी नहीं। ये कौन बोलता है, तो ये आपका जो है मुसोलिनी, मुसोलिनी, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको नोट डाउन करिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 28वां प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय विरोध। क्या अंतर्राष्ट्रीय विरोध, अच्छा प्रश्न होगा। विरोध किया व्यक्तिवाद ने, उदारवाद ने, फांसीवाद ने या गांधीवाद ने, अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किया किसने, चलिए बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद है उसका विरोध किया किसने, फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध जो है कौन करता है, जो तानाशाही विचारधारा आपकी है, जो तानाशाही विचारधाराएं हैं, ये सारी विचार, जितनी भी तानाशाही विचारधाराएं होती हैं वो सभी आपकी अंतर्राष्ट्रीयवाद की विरोध में होती हैं। जैसे तानाशाही विचारधाराओं में कौन कौन है, तो आपका नाजीवाद, फांसीवाद, ठीक है, नाजीवाद और फांसीवाद दोनों ही जो है क्या करते हैं कि तानाशाह का विरोध करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अब नाज़ीवाद और फासीवाद दोनों ही हैं, ठीक है। तो उस दिशा में यहाँ पर फासीवाद उपलब्ध है हमारे पास, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फासीवाद के जनक किसको कहते हैं आप सभी, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि फासीवाद के जनक मुसोलिनी, ठीक है ना, मुसोलिनी। और साथ ही साथ फासीवाद ना हो, नाज़ीवाद हो अगर, तो नाज़ीवाद भी अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करती है। नाज़ीवाद के जनक कौन, हिटलर, ठीक। और फासीवाद मतलब फासीवाद कहाँ पर, तो ये इटली में, और नाज़ीवाद जर्मनी में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इस प्रकार से सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 29वां प्रश्न है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। बहुत ही देखिए इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये, ध्यान से देखिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में से किसका है, बार बार पूछता है, 1000 बार पूछता है। वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद या व्यक्तिवाद का। 29वां प्रश्न है, फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। तो अगर देखने का प्रयास करेंगे तो दो द्वंद्वात्मक पद्धति होती है, ठीक है ना, जो द्वंद्वात्मक, ठीक है ना, द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसका जो प्रतिपादन करते हैं वो आदर्शवादी विचारधारा के हीगल महोदय का, ठीक है, या बोल दें द्वंद्वात्मक पद्धति जो है आदर्शवाद विचारधारा से संबंधित है, आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है, ठीक ना। और इसका अगर पूछा जाए कि प्रतिपादन कौन करता है तो वो हीगल महोदय होते हैं। कौन, हीगल महोदय करते हैं, ठीक है। और द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद किससे संबंधित है, तो वह आपका वैज्ञानिक समाजवाद से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक। बाद में जो है मार्क्स भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है, मार्क्स द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। यानी मार्क्सवादी विचारधारा से भी ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक, ये भी याद रखने योग्य बात है, ठीक। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला देखें, 30वां प्रश्न होगा, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने दिया, यानी कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान कहा, ठीक है। पहले राजनीति विज्ञान क्या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही केवल इसको पढ़ा जाता था, या किसी विज्ञान के अंतर्गत निहित माना जाता था, मतलब कि सोशल साइंस के अंतर्गत निहित माना, लेकिन अब इसको स्वतंत्र विज्ञान माना गया। यह विचारधारा किसने दिया, प्लेटो, मार्क्स, हेगल या अरस्तु ने, बताएंगे फटाफट। चलिए बहुत ही अच्छा। पहले क्या था, राजनीति विज्ञान को राजनीति शास्त्र या नीति विज्ञान से जोड़ करके पढ़ा जाता था। बाद में जो अरस्तु महोदय होते हैं इनको इसीलिए राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, यानी कि राजनीति विज्ञान का पिता। ये भी एक प्रश्न बनता है, राजनीति विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं, तो वो अरस्तु महोदय होते हैं, ठीक है ना, अरस्तु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया था इन्होंने राजनीति विज्ञान को जो है, राजनीति विज्ञान क्या किया था कि अन्य विज्ञानों से इसको अलग किया था और एक पृथक विषय के रूप में जो है, एक अलग विषय के रूप में या एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको स्थापित किया था या इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना, और इसका अध्ययन करना शुरू किया था, ठीक। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 31वां क्वेश्चन। 31वां प्रश्न है, सामान्य इच्छा, ठीक है, सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। ऑप्शन 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, रिपीटेड होता है, रिपीट होता है, ये सब जो है आपके टीजीटी के लिए है। लॉक, हॉब्स, अरस्तू, रूसो, ठीक। फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा सभी का। बहुत ही अच्छा, चलिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पर रूसो महोदय हो जाएंगे, ठीक, कौन, रूसो, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तो रूसो का जो समान इच्छा है, ठीक है, रूसो महोदय जो समान इच्छा बताते हैं व्यक्ति की, उसकी जो विशेषताएं हैं, तो उसकी जो विशेषताएं हैं आप एक तरीके से देखिएगा, समान इच्छा की जो विशेषताएं रहती हैं, जैसे कि
आप इसको लिख भी सकते हैं, रिवाइज कर लें। विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं बताते हैं जैसे कि पूर्णता, ठीक है, ये सामान्य इच्छा होती है वो पूर्णता जो है इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता होती है कि ये अविभाज्य होता है, यानी कि इसको बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य होता है, ठीक है। तीसरा है इसकी जो मतलब क्या कहते हैं कि विशेषता है सार्वभौमिकता, ठीक है, सार्वभौमिकता, ठीक है। और है अदेयता, ठीक है, देय नहीं है, किसी को दिया नहीं जा सकता है, ठीक है, ट्रांसफरेबल नहीं है, अदेयता जिसको कहते हैं, अदेयता, ठीक है। और एक और लिखेंगे जैसे प्रभुत्व संपन्न होता है, प्रभुत्वशाली या संपन्न होता है, ठीक है। और एक तो है स्थायित्व, स्थायी होता है, स्थायित्व, ठीक है, ये नहीं कि जो है अस्थायी है, स्थायित्व होता है, ठीक। इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं हैं रूसो के सामान्य इच्छा की, ठीक। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इससे कई प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, 32वां प्रश्न है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, कई बार पूछता है, रिपीटेड होता है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा, ये पूछे जो रिपीटेड कहते हैं वो यानी पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। लॉक, बेंथम, रूसो, मिल, बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। सभी को पता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख यानी कि उपयोगितावाद, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कौन करते हैं, तो वो हैं बेंथम महोदय, ठीक है ना, बेंथम। तो इस प्रकार से आंसर क्या, आंसर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और बेंथम महोदय को ही उपयोगितावाद का जनक भी कहते हैं, उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये उपयोगितावाद के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है यहाँ पर बेंथम महोदय, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। चलिए, सभी का ठीक है। अगला देखें, 33वां प्रश्न है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कह रहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है, ठीक है, और रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, मिल, बेंथम। चलिए, फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर, ये सारी तो आंसर आप फटाफट बता सकते हैं। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आपका मार्क्स महोदय के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, मार्क्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा अन्य जो सिद्धांत दिए जाते हैं वो हैं आपके जैसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक ठो था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि सीधे सीधे पूछ लेगा कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। इतिहास की भौतिकतावादी सिद्धांत, ठीक है, इतिहास की भौतिकतावादी सिद्धांत या व्याख्या। और है इनका द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत, ठीक है। ये तीनों भी, और साथ ही साथ अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये तीनों भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। यहाँ पर आंसर ए सभी का राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 34वां प्रश्न है प्राण रक्षण, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, रूसो, मनु, कौटिल्य, अरस्तु। चलिए, फटाफट बताइएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये जो है प्राण रक्षण का सिद्धांत, यानी कि जो राजा है, ठीक है, उसको समझ लीजिएगा, राजा के प्राण की रक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राजा के प्राण रक्षा की बात हो रही है, ठीक है, राजा के प्राण रक्षा की बात हो रही है। और ये कौन करते हैं, तो ये मनु महोदय, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मनु का जो सिद्धांत है उसमें क्या है, राजा की जो अवहेलना करे या जो विरोध करे या जो विद्रोह करे, ठीक है, उन्हें क्या किया जाएगा, दंड की व्यवस्था दी जाती है, दंड, विद्रोह या विरोध करने वाले को भी दंड, और वो दंड क्या है, वो मृत्यु दंड होता है, ठीक है,
मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ठीक, राजा की अवहेलना या राजा का जो है अवमानना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा करता है तो इसको बहुत ही सबसे भयंकर अपराध मानते हैं, भयंकर अपराध। ठीक है, भयंकर अपराध का मतलब जैसे बहुत बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध यही है कि राजा का विरोध। ठीक है ना, और इस अधिकार अपराध का जो प्रतिकार है या इसका जो संतुष्टि इसको जो मानेगा, इसकी जो सज़ा है वो क्या है, इसका जो दंड है वो है मृत्युदंड। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं मनु, यानी कि राजा की प्राण रक्षा की बात करते हैं। राजा की प्राण रक्षा या प्राण रक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, यानी कि राजा सर्वोपरि होता है। राजा की अवहेलना या राजा को नकारना भी एक बहुत बड़ा अपराध है जो कि दंड की श्रेणी में आता है, और उसका दंड क्या है, मृत्यु दंड। ठीक, ये सब आईपीटी यानी इंडियन पॉलिटिकल जो है थिंकर्स का है आपका। अगला देखेंगे, साम्राज्यवाद पूंजी की अंतिम चरण है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छे प्रश्न हैं, ये सब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है। मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन या स्टालिन, कौन कहता है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? चलिए, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, लेनिन महोदय जो हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। साम्राज्य पूंजी की अंतिम चरण नामक ये जो बातें हैं, ये जो है इन्हें लेनिन के द्वारा की जाती है, और इनका जो इम्पोर्टेंट बुक है, लेनिन की जो इम्पोर्टेंट बुक है उनकी द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि 1917 में प्रकाशित होती है। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे 36वां प्रश्न होगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कौन मानता है? ये भी रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य को एक आवश्यक बुराई कौन मानता है? समाजवादियों द्वारा, साम्यवादियों का, लोकतांत्रिक समाजवादियों की या व्यक्तिवादियों का? राज्य को एक आवश्यक बुराई, राज्य को क्या, राज्य को आवश्यक भी मानता है और बुराई भी मानता है। ठीक, राज्य को आवश्यक भी मान रहा है और बुराई भी मान रहा है। ये कौन सी विचारधारा है? तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। राज्य का आवश्यक बुराई है तो ये व्यक्तिवादियों की विचारधारा है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर राज्य आवश्यक क्यों है? राज्य आवश्यक इसलिए है ताकि मनुष्य की रक्षा हो सके। ठीक है, यानी कि रक्षा के लिए जो है राज्य को आवश्यक माना जाता है। बुराई क्यों है? बुराई इसलिए कि राज्य होगा तो ये स्वतंत्रता में बंधन डालेगा, यानी स्वतंत्रता बाधित करेगा। ठीक है, बाधित करता है। ठीक है, किसकी? व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करता है। ठीक, तो राज्य को एक केवल पुलिस राज्य मानता है व्यक्तिवाद जो विचारधारा है, राज्य को पुलिस राज्य की संकल्पना देता है, पुलिस राज्य की बात करता है। ठीक, चलिए, अच्छा से समझ में आया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, और अच्छे से समझिएगा इसको, अच्छा प्रश्न है। अगला देखें, वैज्ञानिक समाजवाद, ये भी रिपीटेड एंड कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था स्पेंसर, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स या लूथर किंग? चलिए बताएंगे फटाफट। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स महोदय को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स एक मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। ठीक है, एंगल्स भी जो है इन्हीं के साथ, मार्क्स के साथ ही मिल करके वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। 38वां क्वेश्चन है सप्तांग सिद्धांत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के लिए आपको सप्तांग सिद्धांत पढ़ना चाहिए, चाहे वो कौटिल्य का हो या मनु का है। पूछ रहा है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन
कौन था, प्रतिपादक कौन था? रूसो, मनु, कौटिल्य, गांधी। चलिए बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर मनु और कौटिल्य दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। मनु और कौटिल्य दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर मनु महोदय को माना जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन बी राइट क्यों होगा जबकि हैं दोनों ही, क्योंकि मनु कौटिल्य से पहले थे, ठीक है। तो इसलिए मनु को यहाँ पर माना जाएगा। अगर मनु न दिया रहता तो कौटिल्य, और कौटिल्य न दिया रहता तो मनु, और दोनों दिया है तो यहाँ पर मनु हो जाएगा। तो मनु के द्वारा राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया जाता है, यानी कि राज्य के 7 अंग, राज्य के 7 अंग बताए जाते हैं, ठीक है। 7 अंग बताए जाते हैं। अगर इसको देखने का प्रयास करें तो जिसमें बताया गया है एक तो स्वामी, ठीक, और बताया गया है अमात्य, और बताया गया है पुर, ठीक है, 1 2 3, और चौथा जो है आप लोग बताइए राष्ट्र, ठीक है, और 5वां है कोश, 6ठा है दंड, और 7वां है मित्र, ठीक। ये 7 जो है अंग बताए गए हैं राज्य के मनु और कौटिल्य दोनों के द्वारा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके शब्दों में भेद होता है, बट दोनों के द्वारा ही ऐसी संकल्पना दी गई है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत बताया गया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आंसर बी राइट है। सभी लोग लगाइएगा। अगला देखेंगे 39वां प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आईपीटी मतलब डब्ल्यूपीटी पढ़ते हैं, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हैं, आप उसमें प्लेटो से ही शुरुआत मानी जाती है। प्लेटो से पहले आप सोक्रेटिस को पढ़ते हैं, यानी कि सुकरात को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, पूछ रहा है आदर्श राज्य की। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में है आपके सामने दार्शनिक का शासन, ठीक है, दार्शनिक का शासन, ठीक है, और अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के लिए समान अधिकार, और एक डी आप और लिख लीजिएगा, डी यहाँ पर नहीं है, डी मैं बता देता हूँ, पुरुष प्रधान परिवार। डी है यहाँ पर पुरुष प्रधान परिवार, ठीक। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर पुरुष प्रधान परिवार, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति परिवार का साम्यवाद, नर नारी का समान अधिकार, और पुरुष प्रधान परिवार, ठीक है। कह रहा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो दार्शनिक शासन, जो दार्शनिक शासक की बात करता है, ठीक है, दार्शनिक व्यक्ति जो होगा वही शासक बनने लायक होगा। ऑप्शन 1 तो बिल्कुल ठीक है। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद भी ठीक है। नर नारी के समान अधिकार की या समान व्यवस्था की बात करते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पर जो पुरुष प्रधान परिवार है, ये बात वो कहीं पर नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनके आदर्श राज्य की विशेषता और भी है कि ये शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं। आदर्श राज्य में शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं, यानी शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, एक तरीके से। और साथ ही साथ जो है ये न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ विशेषताएं हैं प्लेटो की जो आदर्श राज्य है, ठीक है। बाकी आपके लिए प्लेटो, आपको मैं बता दूं कि जो आपके प्लेटो महोदय हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके जो प्लेटो हैं और जो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं, अरिस्टोटल महोदय यानी कि अरस्तु हैं, प्लेटो अरस्तु हैं। यहाँ से आप, ये थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं लेकिन आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न ज़रूर से ज़रूर मिलता ही मिलता है, ठीक है। जो दिखेगा कुछ हैं जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में, जैसे प्लेटो हैं, ठीक है, अरस्तु हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो हैं, बेंथम हैं, मिल हैं, मार्क्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो है आपको प्रश्न मिलने की संभावना हमेशा होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 टॉपिक ये पढ़ ले रहे हैं आप, तो यहाँ से 8 नहीं लगभग 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कितने? लगभग 10 प्रश्न मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए इंडियन पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़िए ज़रूर, और साथ ही साथ 3 विचारक और उसमें जोड़ लीजिएगा। इंडियन वाले में जैसे मनु, कौटिल्य और क्या कहते हैं कि गांधी महोदय, ठीक है, इनको तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपके लगभग 13 प्रश्न बन जाएंगे। 13 से 15 प्रश्न आपके यहीं से बन जाएंगे। आपका टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों में ही ये वर्क करेगा, ठीक।
तो ये जो था आज आप लोगों ने देखा है, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपका सिविक्स है, सिविक्स का पेपर था टीजीटी 2011 का, ठीक है। इसमें से पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज ये पार्ट दूसरा आप देख रहे थे वो भी कंप्लीट हो गया है। अब एक बचा है पार्ट 3, वो भी जल्दी ही आपके सामने मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक वीडियो के साथ। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।